नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी 12th करके बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास में आए हैं और वहां पर जो भी आपने पूर्व अनुभव रखे हैं उन अब अनुभवों को मैं जोड़ते हुए आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सर्वप्रथम मैं पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करता हूं। जो यूनिवर्सिटी ने या विश्वविद्यालय ने आपके लिए पाठ्यक्रम जारी किया है और वो किस प्रकार से आप सभी का मूल्यांकन करता है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ मूल्यांकन की। यहाँ पे मूल्यांकन से मतलब आपके मूल्यों का आकलन करने से है कि आपके मूल्यों का आकलन किस प्रकार से विश्वविद्यालय करता है कि आपने पूरे वर्ष में क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है और क्या सीखने की आपको ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मूल्यांकन, आपके मूल्यों का आकलन यहाँ पे देखिए मोस्टली रूप से दो प्रकार से होता है। एक आता है आपका परिमाणात्मक, या इसे हम संख्यात्मक भी बोल सकते हैं, और दूसरा आता है गुणात्मक। देखिए विद्यार्थियों, मूल्यांकन दो प्रकार का, एक परिमाणात्मक और एक गुणात्मक। देखिए जो हमारी विश्वविद्यालय या मत्स्य जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे ये गुणात्मक मूल्यों का आकलन आपका नहीं होता है। ये केवल हम हैं जो शिक्षक आपके गुणों का आकलन करता है, जबकि विश्वविद्यालय यहाँ पे ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं चला रखा आपके सिलेबस में ताकि आपके गुणों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो केवल आपका जो मूल्यांकन या आपकी परीक्षा होती है वो परिमाणात्मक होती है या संख्यात्मक होती है या अंकों पर आधारित होती है, जिसके आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस परिमाणात्मक जो मूल्यांकन की प्रणाली है, इसमें भी आपके दो परीक्षाएं शामिल होती हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में दो परीक्षाएं शामिल होती है। फर्स्ट होती है आपके लिखित परीक्षा। जी हाँ, लिखित परीक्षा। जो लिखित परीक्षा होती है जिसमें बाकायदा आपको एक कॉपी दी जाती है और इसमें विभिन्न प्रकार के आपके कम से कम या अधिक से अधिक आपके आते हैं 10 क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है अथवा में आते हैं, आपको 5 करने होते हैं और उसमें ऑप्शन के आधार पे आपको छांटने होते हैं कि 5 हमें जो आपको सर्वाधिक प्रिय लगे या सर्वाधिक अच्छे आते हों, उनमें से किसी एक क्वेश्चन का चयन करते हुए आपको वो परीक्षा पूरी करनी होती है। तो ये होती है लिखित परीक्षा। और दूसरी परीक्षा होती है आपकी प्रायोगिक परीक्षा। जी हाँ, जिसे आप प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रायोगिक परीक्षा। देखिए ये यूनिवर्सिटी होती हैं जो क्या चाहती हैं आपसे, क्या उम्मीद रखती है, क्या आशा रखती है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जो ये लिखित परीक्षा होती है आपके जो मूल्य का आकलन करना चाहती है, तो वो करती है आपके कि आप में संज्ञान कितना है, यानी कि आपने पूरे वर्ष में, संज्ञान का तात्पर्य यहाँ पे ज्ञान से है कि पूरे वर्ष में विद्यार्थी ने कितना सीखा है। जी हाँ, कि आपके संज्ञान में कि आपका ज्ञानात्मक विकास, आपने कितनी नॉलेज इकट्ठी की है, उसका आकलन वो करती है इस लिखित परीक्षा के माध्यम से। दूसरी बात करूँ मैं यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षा की, तो यूनिवर्सिटी चाहती है कि बच्चे ने जो ज्ञानात्मक विकास हुआ है उसका स्किल कितना डेवलपमेंट हुआ है, अर्थात उसने उसको व्यवहारिक ज्ञान के रूप में कितना ग्रहण किया है। अर्थात वो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय चाहता है कि ये जो प्रैक्टिकल है कि बच्चे में कौशलात्मक विकास कितना हुआ है। ये आपको ध्यान में रखते हुए परीक्षा पेपर की तैयारी करनी है आप सभी को। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ाएंगे केमिस्ट्री विषय को। तो लिखित परीक्षा के रूप में हमारे 3 विषय चलते हैं। जी हाँ, कितने विषय चलते हैं भाई?
3 विषय चलते हैं यहाँ पे। इसके केमिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके आता है, जो फर्स्ट पेपर है वो आता है आपके अकार्बनिक रसायन का, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। अकार्बनिक रसायन इस नाम से आता है, अकार्बनिक रसायन से, जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है। जब भी केमिस्ट्री का पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर या प्रथम पेपर होता है किसका? अकार्बनिक रसायन का। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास में कार्बनिक रसायन। जी हाँ, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और थर्ड नंबर पे बेसिकली आता है आपके भौतिक रसायन, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, भौतिक रसायन। तो मोस्टली रूप से 3 पार्टों में ये पेपर आता है आपके, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। ये तीनों आपके लिखित भी होता है और प्रायोगिक परीक्षा तीनों की होती है। किस प्रकार से? देखिए, यदि मैं लिखित परीक्षा की बात करता हूँ, जी हाँ, लिखित परीक्षा, जो लिखित परीक्षा होती है, कॉपी में आपको पेंसिल के माध्यम से या पेन के माध्यम से इसमें लिखना होता है। ये होता है आपके कुल 150 पूर्णांक का, जिसके अंतर्गत 50 अंक का आता है अकार्बनिक रसायन का पेपर, 50 नंबर का आता है या 50 अंक का आता है कार्बनिक रसायन का पेपर, और 50 ही अंक का आता है आपके भौतिक रसायन का पेपर। इस प्रकार से लिखित कुल परीक्षा का पूर्णांक हो गया 150। जबकि दूसरा पेपर की यदि मैं बात करता हूं तो दूसरा आता है प्रायोगिक कार्य या प्रैक्टिकल। जो प्रायोगिक कार्य है या प्रायोगिक कार्य यानी कि प्रैक्टिकल होता है, ये भी आपके आता है 50 अंक का। इस प्रकार से लिखित परीक्षा और जो प्रैक्टिकल या प्रायोगिक कार्य दोनों को मिलाकर यदि मैं बात करता हूं तो ये आपके कुल पेपर होता है, कुल पूर्णांक का होता है 200 का। जी हाँ, अब आप इस 200 में से कितने अंक प्राप्त करते हैं वो आपका मूल्यांकन हो जाता है कि आपने पूरे वर्ष के अंतर्गत कितना सीखा, क्या नहीं सीखा और क्या सीखने की आपको आगे ज़रूरत है। तो ये आपके पाठ्यक्रम के बारे में था कि कितने कितने अंक का आता है। अब यहाँ पे प्रत्येक विषय के ऊपर विश्लेषण करते हैं अपन कि यहाँ पे हम इसके अंतर्गत कितने यूनिटें आती हैं या कितनी इकाइयाँ आती हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए भैया, प्रत्येक यहाँ पे किताब के अंदर या प्रत्येक बुक या प्रत्येक शाखा या प्रत्येक ब्रांच के अंतर्गत हमें 5-5 यूनिट मिलती हैं। 5 यूनिट होती हैं, जिसमें से प्रत्येक यूनिट हमारी 10 अंक की होती है। इस प्रकार से कुल हमारे कितने हो गए? 50 अंक हो गए। इसी प्रकार से कार्बनिक रसायन में भी कितनी यूनिटें होती हैं? 5 इकाइयाँ होती हैं। प्रत्येक इकाई में कुछ अध्याय होती हैं। इस प्रकार से ये भी 10-10 अंक की प्रत्येक यूनिट होती है और ये भी कितने अंक की होती है? 50 अंक की होती है। इसी प्रकार से भौतिक रसायन के अंतर्गत भी क्या होती हैं? 5 इकाइयाँ होती हैं, 5 यूनिटें होती हैं और प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत हमें कुछ अध्याय मिलते हैं या कुछ इकाइयाँ होती हैं और जो सभी 10-10 अंक की प्रत्येक इकाई होती है। इस प्रकार से हमें ये भी कितने मिलते हैं अभी? 50 अंक का। इस प्रकार से लिखित कुल पेपर हमारा होता है 150 अंक का। इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम का यहाँ पे वर्णन था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे हम चर्चा करते हैं फिर कौन सा पेपर हमें फर्स्ट में पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए या कौन सा एग्ज़ाम के नज़दीक पढ़ना चाहिए। हम पाठ्यक्रम को इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हम सबसे पहले सरल से जटिल और की शिक्षण सूत्र के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जाएगा कि सबसे पहले सरल बातें बताई जाएंगी, उसके बाद में धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे समझ विकसित होती जाएगी उसी आधार पे हम जटिल तथ्यों और या जो हार्ड कॉन्सेप्ट हैं या जटिल कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा
करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को जो पेपर पढ़ाया जाएगा वो है आपका कार्बनिक रसायन। जी हाँ, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और सबसे पहले हम कुछ तथ्यों को आपको समझाएंगे ताकि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो बन सके और हम उन यूनिटों को आसानी से कवर कर सकें। तो सबसे फर्स्ट में अपन बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आपको 50 में से 50 देना मेरा लक्ष्य होगा और आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहते हुए आप सभी को नियमित इन कक्षाओं का लाभ उठाना होगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपने माता पिता, विद्यालय, गांव, शहर और स्टेट का नाम रोशन कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इसी वर्ड को उठा लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है। उसी आधार पे जैसे जैसे जो सब्जेक्ट चलेगा उसका उसी प्रकार से हम समझ विकसित करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बुक उठा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके बोर्ड के सामने देख पा रहे हो इस ऑर्गेनिक शब्द को और इस केमिस्ट्री शब्द को। जी हाँ, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेंगे। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता हो, कार्बनिक यौगिकों का अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंडों का। हम टर्मिनोलॉजी दोनों यूज़ करेंगे। जो विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के हैं उनको अंग्रेजी माध्यम में भी समझना आसान होगा तथा जो हिंदी मीडियम से हैं वो तो हमारी मातृभाषा है, उसी प्रकार से हम यूज या समझ विकसित करते चलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बेसिकली जो स्टडी की जाती है वो की जाती है भाई किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंडों की। कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इसके ऊपर इसका इतिहास जानेंगे कि कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंडों की उत्पत्ति होती है, इसके पीछे का अनुभव क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात यही समझ में आई कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंडों का। जो आपको इम्पोर्टेंट तथ्य लगे आप उसका स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा और आप उसको कॉपी या पेंसिल एक साथ में रखिएगा ताकि आपको आसानी हो उन तथ्यों को बाद में पेपर के ऊपर या फिर आपकी जो नोटबुक है उसके ऊपर आप उतार कर बाद में आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में एक वर्ड निकल के आया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंडों के रूप में अगर यदि मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, मोस्टली रूप से क्या होगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो कार्बन होगा यानी कार्बन से मिलकर जो भी बने हुए जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। देखिए इसका इतिहास बता देता हूँ मैं आप सभी को। सबसे पहले क्या था कि जो जैव शक्ति सिद्धांत था उसका प्रतिपादक था बर्जीलियस। जो बर्जीलियस था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था केमिस्ट्री में। तो वो क्या बता रखा था, आपको आसान भाषा में मैं ये बात बताता हूँ। वो कहता था कि कोई भी लिविंग टिश्यू है या कोई भी जीवित ऊतक है उसके माध्यम से ही या वो ही संश्लेषित कर सकता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंडों को, यानी कि वो ही क्या बना सकता है या वो ही जनरेट कर सकता है किसी कार्बनिक कंपाउंडों को, अर्थात उसको किसी प्रयोगशाला में या जो भी प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी मेथड है उसके द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से बर्जीलियस का ये सिद्धांत जैव शक्ति सिद्धांत कहलाया। यानी कि ये क्या बता रहा है कि जो लिविंग टिश्यू है या जो जीवित ऊतक हैं इन्हीं के द्वारा क्या बन सकते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि यहाँ पे इनका क्या हो सकता है, सिंथेसिस हो सकता है या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ संश्लेषण हो सकता है केवल जीवित ऊतकों के माध्यम से या जीवित कोशिकाओं के माध्यम से ही। थैंक यू आप सभी।